entertained? Are you not entertained? तो गाइज इस फ्राइडे मैंने ग्लैडिएटर 2 देखी आईमैक्स में एंड आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मूवी देखने के बाद सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में यही आया कि रिडली स्कॉट की एज 86 है एंड दैट गाय स्टिल हैज़ इट इन हिम। हैट्स ऑफ टू यू मैन। मुझे मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आया एंड आई thoroughly enjoyed it. Was it better than the first film? Maybe not. Did it live up to the standards of the first film? बहुत हद तक. And was it a good sequel? Absolutely yes. There's a lot that I want to talk about, so let's start the video. मैं झूठ नहीं बोलूँगा बट नेपोलियन देखने के बाद आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड मुझे लगा कि स्कॉट को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उस मूवी की मेजर प्रॉब्लम मुझे उसकी स्टोरी में और नेपोलियन को लेकर उसके पोर्ट्रेयल में लगी थी। उस मूवी में बहुत कुछ तो दिखाया नहीं है और जो बहुत कुछ भी दिखाया है उसमें आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाते हो एंड यही मेजर प्रॉब्लम थी उस मूवी की कि पूरी मूवी में आपको कुछ फील ही नहीं होता है। एंड गाइस जो भी मैं ये बात कर रहा हूँ वो नेपोलियन के थिएटर कट की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर कट मैंने अभी तक देखा नहीं है उसका। मे बी शायद वो देखने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए। अब ग्लैडिएटर पे वापस आते हैं तो मुझे इसका स्क्रीन प्ले और स्टोरी दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे और हैरानी की बात यह है कि नेपोलियन और इस मूवी के राइटर सेम है। मूवी की स्टोरी का ब्लूप्रिंट फर्स्ट वाली से काफ़ी सिमिलर है एंड इसके बारे में डिटेल में हम बात स्पॉइलर सेक्शन में करेंगे जो कि वीडियो के लास्ट में आएगा। इस मूवी की राइटिंग की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि जिस तरीके से इन्होंने फर्स्ट फिल्म और इस फिल्म को लिंक करा है इज ट्रूली कमेंडेबल। जिस तरह द राइटर हैव पेड होमाज टू द फर्स्ट फिल्म एंड द कैरेक्टर ऑफ मैक्सिमस, जो उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट था रोम के लोगों पर और ग्लैडिएटर्स पर, वो क्लियरली दिखाया गया है फिल्म में। राइटर ने ये मूवी लिखते वक्त फर्स्ट फिल्म की लेगेसी और उसके ऑडियंस पर इम्पैक्ट का काफ़ी ध्यान रखा है जो कि आजकल हर सीक्वल के साथ नहीं होता है एंड फॉर दैट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। इसके अलावा एक और बात है जिसके लिए मैं राइटर को क्रेडिट देना चाहूँगा। पहली मूवी में एक बात थी जो शायद इनडायरेक्टली इम्प्लाइड तो थी बट एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई नहीं किया था उस बात को कहीं पर भी, और शायद उस समय मेकर्स का वो इंटेंट भी ना हो, बट उसी बात के ऊपर सेकंड मूवी का पूरा प्लॉट डेवलप हुआ है। एंड ये कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि ट्रेलर में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। एंड वो बात थी कि लूसियस ही मैक्सिमस का बेटा है। एंड जिस तरह इसी बात को बेस लेकर राइटर ने सेकंड पार्ट की पूरी स्टोरी डेवलप करी है इंस्टेड ऑफ गिविंग अस अ रीबूट और अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, कुडोस टू हिम फॉर दैट। एंड मूवी में इसी बात को लेकर और पहली मूवी की कुछ और बातों को लेकर काफ़ी सारे कॉल बैक्स और ईस्टर एग्स हैं जिनके बारे में हम आगे स्पॉइलर सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब मूवी की कमियों की बात कर लेते हैं तो पूरी मूवी में मुझे बस एक ही कमी लगी एंड दैट वॉज द विलन, और आई शुड से विलन्स। तो मूवी में दो ट्विन टायरेंट एम्परर्स दिखाए हैं पर उन दोनों का कैरेक्टर मिलकर भी इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुल नहीं है जितना मेनेसिंग कॉमोडस का कैरेक्टर था, प्लेड बाय वाकिन फीनिक्स इन द फर्स्ट वन। कॉमोडस का कैरेक्टर वॉज बोथ वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल पोर्ट्रेड। उस कैरेक्टर का ओरिजिन, उसके मोटिवेशन, उसकी साइकोलॉजी और वो क्यों और बुरा बनता जा रहा था पूरी मूवी में, ये सब दिखाया था उन्होंने फर्स्ट फिल्म में, जिसकी वजह से कॉमोडस का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है एज कम्पेयर टू दीज टू। क्योंकि इसमें इन्होंने एक दो लाइन में हमें एक्सप्लेन तो करा है कि उनका ओरिजिन क्या है बट उसके आगे सब बहुत वेग और बहुत ब्लर था। मूवी में आगे एक और विलन लाइक कैरेक्टर आता है जिसके बारे में हम आगे अभी स्पॉइलर सेक्शन में बात करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि हम उसे विलन भी कह सकते हैं या नहीं। बट ओवरऑल आई थिंक विलन वाला पार्ट ही मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगा। इसके अलावा बाकी सब मुझे मूवी में बहुत अच्छा लगा। रिडली स्कॉट का डायरेक्शन वॉज टॉप नॉच, मतलब हर मूवी की तरह ही he did a very good job here also. Cinematography बहुत शानदार, एक एक फ्रेम बहुत सुंदर था। इनफैक्ट रिडली स्कॉट की आई थिंक हर मूवी बहुत सुंदर होती है। मुझे इस मूवी का म्यूजिक जो कि हैरी विलियम्स ने दिया था दैट वाज आल्सो वेरी गुड। अब वो म्यूजिक फर्स्ट वाली मूवी के लेवल का था जो कि हैंस जिमर ने दिया था या नहीं, ये डिबेटेबल टॉपिक है, बट मुझे अच्छा लगा म्यूजिक। एंड इनफैक्ट जो पूरे मूवी के ओपनिंग क्रेडिट्स हैं उसमें लाइक एक पेंटिंग्स की पूरी मोन्टाज दिखाएंगे वो आपको, लाइक पूरा फर्स्ट फिल्म का रिकैप, उसमें जो म्यूजिक प्ले होता है दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। एंड आई वुड से कि इस मूवी का म्यूजिक काफी हद तक सिनोनिमस है फर्स्ट वाली से, तो आपको एकदम नई मूवी वाली वाइब्स नहीं आती हैं, मतलब वो नॉस्टैल्जिया आपको हिट करता है जब आप मूवी देख रहे होते हो तो म्यूजिक की वजह से। मूवी का स्केल और प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी बढ़िया है, सेट्स भी काफी शानदार हैं फर्स्ट फिल्म की तरह ही, और कोलोसियम का सेट भी एग्जैक्टली सेम ही लगा मुझे जैसा फर्स्ट फिल्म में था, विच इज ऑब्वियस आई थिंक, बट स्टिल आई लाइक द फैक्ट कि इन्होंने सारी डिटेल्स को रिटेन करा है जो कि फर्स्ट फिल्म में थी 24 साल बाद भी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्शन वॉज टॉप नॉच, मुझे एक्शन काफी अच्छा लगा, स्पेशली जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले और शॉर्ट फाइट वाले सीन थे, दे वर अप टू द लेवल ऑफ द फर्स्ट फिल्म। इसके अलावा मूवी में सीजीआई का ऑब्वियसली काफी एक्सटेंसिव यूज है एनिमल्स के लिए, एंड आई वुड से मुझे सारे सीक्वेंसेस बुरे नहीं लगे, स्पेशली दैट राइनो सीन जो ट्रेलर में भी देखा होगा
होगा आपने, कोलोसियम में होता है एंड दैट वाज रियली गुड। आई लव दैट सीन। हाँ, कुछ जगह पता चल जाता है कि ये सीजीआई है, बट स्टिल मैं टीम को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने सीजीआई का यूज करा है मूवी के लेवल को एनहांस करने के लिए, क्योंकि मूवी में एनिमल्स का एक्सटेंसिव यूज है जो कि फर्स्ट फिल्म में नहीं था, क्योंकि उस समय इतना सीजीआई भी नहीं होता था। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि दे ट्राई टू डू समथिंग न्यू यूजिंग द सीजीआई, बिकॉज फर्स्ट मूवी में हम ऑलरेडी मतलब बहुत सारा लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन एक्शन देख चुके हैं, तो मे बी उन्होंने सोचा होगा कि व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस मच मोर एनिमल्स इन दिस फिल्म, विच आई लाइक। और हिस्टोरिकली भी होता था ऐसा अरीना में और कोलोसियम में, सो आई वाज फाइन विद दैट। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो सबने अपना 100% दिया। कॉनी नीसन वाज अगेन वेरी गुड, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। डेंजल वॉशिंगटन वाज आल्सो वेरी गुड, मतलब उन्हें देख के लग रहा था कि उन्होंने तो मजा भी बहुत आया होगा ये रोल प्ले करने में। थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है एंड वील टॉक अबाउट इट मोर इन द स्पॉइलर सेक्शन। पेड्रो पास्कल ने भी काफी सही काम करा है, और अगर अब पॉल मैस्कल की बात करें देन ही वाज परफेक्ट। लाइक आई वुड से ही ट्रूली एम्बॉडीड द कैरेक्टर ऑफ लूसियस, एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा है उसको देखकर ही लगता है कि हाँ ये मैक्सिमस का बेटा होगा। इनफैक्ट द डेप्थ एंड हैवीनेस दैट ही हैज ब्रॉट टू द वॉइस ऑफ लूसियस इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ रसल क्रो इन द फर्स्ट मूवी। मतलब उन्हें देख के ही लग रहा था कि उसने बंदे ने बहुत मेहनत करी है इस रोल के लिए, एंड आई थिंक ही वाज द परफेक्ट कास्ट फॉर दिस कैरेक्टर। आई लव्ड हिम इन द फिल्म। ओवरऑल अच्छी है फिल्म, एंड अगर आप ग्लैडिएटर सीरीज के फैन हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप ये मूवी थिएटर में आईमैक्स में देखो। मेरे हिसाब से आपको मजा आएगा इसमें। एंड ऑल्सो किसी इंटरव्यू में रिडली स्कॉट वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड फिल्म विच इज इन डेवलपमेंट, सो मैं उसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। सो नाउ लेट्स मूव टू द स्पॉइलर सेक्शन। तो जिन लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए वो वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, एंड नाउ लेट्स मूव अहेड। सो जिस चीज के बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा वो है कि कैसे सेकंड पार्ट की स्टोरी फर्स्ट से काफी सिमिलर है, and how there are so many parallels between both the movies, which is actually nice, क्योंकि इससे हमें ये दिखता है कि कैसे बाप बेटे की जर्नी, किस्मत और डेस्टिनी एक जैसी है। तो सबसे पहली चीज तो यही थी कि दोनों मैक्सिमस और लूसियस के लिए सब स्टार्ट होता है उनकी फैमिली के मर्डर से। फर्स्ट में मैक्सिमस की वाइफ और उसका बेटे को मार देते हैं, यहाँ पे लूसियस की जो वाइफ होती है उसे मार देते हैं, एंड इट ऑल स्टार्ट्स ऑल द इवेंट्स। ये तो ट्रेलर में भी था ही वैसे। इसके अलावा भी और छोटी छोटी काफी सारी डिटेल्स हैं, जैसे दोनों ही मूवी की स्टार्टिंग एक बड़े बैटल सीक्वेंस से होती है। फर्स्ट वाली मूवी में मैक्सिमस रोमन आर्मी को जर्मेनिया में लीड करता है, एंड सेकंड वाली मूवी में लूसियस भी एक तरीके से लीड ही करता है आर्मी को निमेडिया में रोमन आर्मी के अगेंस्ट। इसके अलावा दोनों एक्टर्स का डिमीनर भी काफी सिमिलर है, जिससे वो एक तरीके से हिंट देते हैं कि लूसियस उसी का बेटा है मैक्सिमस का। मतलब थ्रू आउट द मूवी उन्होंने हिंट दिए हैं कि लूसियस ही मैक्सिमस का बेटा है बिफोर इवन एक्चुअली टेलिंग दिस। जैसे फर्स्ट मूवी में जब मैक्सिमस स्लेव बन जाता है और उसे प्रॉक्सिमो के पास लाया जाता है टू शो हिज फाइटिंग स्किल्स, तो वो कुछ बोलता भी नहीं है और अपनी फाइटिंग स्किल्स को भी दिखाने से अवॉइड करता है। एंड सिमिलरली इस मूवी में भी जब लूसियस को डेंजल वॉशिंगटन के कैरेक्टर के पास लेके जाया जाता है तो स्टार्टिंग में वो भी कुछ नहीं बोलेगा और एकदम शांत रहेगा और वो लड़ाई भी करना अवॉइड करता है। इसके अलावा जब सबसे पहली बार लूसियस और उसके साथ जो ग्लैडिएटर्स होते हैं वो सब कोलोसियम में सबसे पहली बार लड़ने के लिए जाते हैं, तो उसमें वही उन लोगों को लीड करता है कि कैसे लड़ना है और कैसे बचना है। इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू द फर्स्ट मूवी, जहाँ पे मैक्सिमस भी अपने ग्लैडिएटर फ्रेंड्स को गाइड करता है कि कैसे लड़ना है और कैसे बचना है सबसे पहली बार कोलोसियम में। इवन जब कोलोसियम में सबसे पहली लड़ाई होती है तो उसमें मैक्सिमस जिस तरीके से अपने ओपोनेंट को उसका सर काट के मारता है, एग्जैक्टली सेम वही मूव इन्होंने इसमें भी रिपीट करा है लूसियस के साथ, जस्ट टू गिव दैट नॉस्टैल्जिया। एंड इवन जैसे मैक्सिमस भी हमेशा लड़ाई होने से पहले उस जगह की मिट्टी को हाथ में उठाता था एंड उसे रब करता था, सेम लूसियस भी वैसे ही करता है। एंड वो थोड़ा सा काइंड ऑफ एक इमोशनल सीन भी है मूवी में, जब लुसेला को वो जब उसे देखती है लूसियस को अरीना में, तो उसको भी उसके एक्शंस और मूवमेंट से उसकी याद आती है मैक्सिमस की। और जैसे जब फर्स्ट मूवी में लुसेला मैक्सिमस से मिलने आती है उसके सेल में जब वो कोलोसियम में होता है, तो मैक्सिमस भी उसको गलत समझता है और उसे वहाँ जाने के लिए कहता है और उस पर बहुत चिल्लाता है। सेम यहाँ पे भी यही होता है, लूसियस भी अपनी मदर को गलत समझता है एंड उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है, एंड दोनों ही इवेंचुअली उसको समझते हैं कि उसने जो भी करा वो क्यों करा। इसके अलावा मूवी में एक फ्लैशबैक सीन भी है जहाँ पे लुसेला लूसियस को अपने आप से दूर भेज रही होती है, एंड उस सीन में जो कॉनी नील्सन की डीएजिंग करी है वो भी मुझे बहुत सही लगी थी। मतलब वो लगता है ऐसे ही वो सीन को देख के कि वो तभी शूट हुआ। तो जो जिस तरीके से सीमलेसली इन्होंने दोनों मूवी को लिंक करा है ना, दैट इज ट्रूली कमेंडेबल। नाउ कमिंग डाउन टू डेंजल वॉशिंगटन्स कैरेक्टर, जो कि मुझे काफ़ी शेडी लगा एंड मेरे लिए सरप्राइज था ये, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो मूवी में होता क्या है कि वो
उन दोनों टायरेंट्स को मारकर इवेंचुअली सेनेट में जगह लेगा एंड ही विल हैव द एम्बिशन टू बिकम द एम्परर समहाउ, मतलब ऐसा इंडिकेशन दिया गया है। बट इससे पहले कि वो पूरा अपना एम्बिशन पूरा कर पाता, वो पॉल मैस्कल उसे मार देता है। तो हाँ, थोड़ा-सा ग्राइप मुझे मूवी से यही था कि वो वाला भी जो पूरा आर्क था ना, काफ़ी अंडर डेवलप्ड था। मतलब लास्ट में कुछ बहुत रश कर देते हैं ये लोग। तो ढंग से ना चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पाती हैं। एंड इवन वो जो ट्विन्स टायरेंट थे, उनका भी बस बता देते हैं कि दे वर ऑर्फन्स। उसके अलावा कुछ डिटेल में है ही नहीं कि वो कैसे वहाँ पे एम्परर बने और क्या हुआ। ज़्यादा डिटेल में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा है उन्होंने। मुझे बस एक छोटा-सा यही ग्राइप रह गया कि जो विलेन्स वाला पार्ट था ना, वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड था। अगर उस पे भी फ़ोकस करते ये लोग, तो मूवी और बेटर हो सकती थी। तो ओवरऑल बाप-बेटे दोनों की स्टोरी काफ़ी सिमिलर थी। बस उसमें मैक्सिमस मर जाता है एंड इसमें लूसियस बच जाता है। और हाँ, थ्रूआउट द मूवी दे हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द ड्रीम ऑफ मार्कस ऑरेलियस, जो लुसिला के फादर थे। एंड फर्स्ट मूवी की स्टार्टिंग में वो जो रोमन ड्रीम के बारे में बात करते थे, वो थ्रूआउट इस मूवी में काफ़ी हाइलाइट करा गया है, व्हिच आई थिंक विल फॉर्म द बेस फॉर द थर्ड मूवी। So that's it for today, friends. Or please let me know your thoughts about Gladiator 2. And are you excited for Gladiator 3?